प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग इस विराट जियो सीरीज में राजस्थान की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं और अपन ने बीते दिनों चर्चा की थी कि राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, उस चीज़ों पे हम लोगों ने दोस्तों चर्चा की थी। और मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उसके लिए यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, शुष्कता भी रहती है, और क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो समुद्र से आंतरिक भाग में है, तो इसके ऊपर धरातलीय प्रभाव अधिक है, महाद्वीपीय प्रभाव अधिक है, तो ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी राजस्थान की जलवायु है। तो उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार चलने वाली हवाएं। सबसे पहले इसका अध्ययन जो है वो अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने किया था। तो दोस्तों उस चीज पे हम लोग थोड़ा सा जो है वो चर्चा करते हैं, किस प्रकार से मानसून तंत्र जो है वो प्रभावित करता है, उस चीज पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये? 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। और उसके बाद में जब अपन लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसको अपन लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ये है आपके कर्क रेखा। और उसके बाद में फिर अपन लोग जब बात करते हैं तो ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको अपन लोग कौन सी रेखा कहते हैं? इसको अपन लोग कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो हमारे भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? कर्क रेखा है। और इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो स्थिति है वो हमारे राजस्थान की है। ठीक है ना? तो ये रहा जो भाग है, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से जो कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भाग कौन सा है? राजस्थान है यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जून महीने की। ठीक है। अब जून महीने की बात करते हैं तो जून महीने में सूर्य जो होता है वो कहां पर सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो सर्वाधिक जो तापमान है वो कहां पर रहेगा? कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में रहेगा। और वही चीज मैंने आपको कल बताई थी कि सर्वाधिक तापमान प्राप्त करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। और न्यूनतम ताप प्राप्त करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। और उसके पीछे का कारण है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणें बांसवाड़ा पर सीधी चमकती हैं तो बांसवाड़ा सर्वाधिक ताप प्राप्त करता है, और सूर्य की किरणें गंगानगर तक तिरछी पहुंचती है तो वहां पर सबसे न्यूनतम ताप प्राप्त होता है। अब दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य का ताप अधिक पड़ता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जो हवाएं होती है ना, वो अधिक तापमान के कारण गर्म हो जाती है। फिर यहाँ का स्थलीय क्षेत्र भी ऐसा है, और विशेष करके अगर अपन लोग देखें तो पश्चिमी रेगिस्तान में तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, और रेत का एक नेचर होता है कि वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इस रेतीले क्षेत्र पर जब सूर्यातप पड़ता है तो वहां का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और तापमान पा करके वहां की हवाएं जो है वो गर्म हो जाएंगी, और गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठेंगी, और हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पर जो वायुदाब होता है वो कैसा हो जाता है? न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है? न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और न्यून वायुदाब का क्षेत्र क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ का तापमान उच्च होता है। और उच्च तापमान क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां तापमान अधिक होगा, और वहां पर जब तापमान जो है वो अधिक होगा तो उस अधिक तापमान की स्थिति के कारण यहाँ पे ये स्थिति बनती है कि अधिक तापमान के कारण जो है वो यहाँ वायुदाब कैसा हो जाएगा? न्यून वायुदाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और सबसे न्यूनतम वायुदाब जो पूरे भारत में पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र में न्यून वायुदाब का क्षेत्र जो है वो बन जाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई दोस्तों। अब सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती जाएंगी, और सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ेंगी मकर रेखा के ऊपर तो यहाँ पर जो है वो तापमान कैसा हो जाएगा? न्यून तापमान। और जहां तापमान कम होगा वहां की हवाएं कैसी होंगी? ठंडी। और ठंडी होकर के कैसी होंगी? भारी। और भारी होंगी तो वह हवाएं दाब डालेंगी, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्च वायुदाब कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है हिंद महासागर का क्षेत्र है, और इस हिंद महासागर के क्षेत्र में वायुदाब कैसा होगा? उच्च वायुदाब होगा। कैसा वायुदाब होगा? उच्च वायुदाब होगा हिंद महासागर के क्षेत्र में।
अब जब यहाँ पे उच्च वायुदाब होगा तो मैंने आपको बताया था कि हवाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, वायुदाब में अंतर के कारण। तो जहां पर उच्च वायुदाब और कहीं पर न्यून वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब है तो वहां से न्यून वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो यहाँ से जो पवने हैं उनको कहां पर जाना है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर जाना है। कहां से कहां की ओर जाना है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर इन हवाओं को जाना है। तो ये हवा यहाँ से उठी, ठीक है दोस्तों, समुद्री भाग से उठी और समुद्री भाग से उठ करके उनको जाना कहाँ है, न्यून वायुदाब की ओर जाना है। तो जैसे ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं, तो भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में ये किस तरफ मुड़ जाती हैं, दाईं तरफ मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है, दाईं तरफ मुड़ जाती है हवाएं। और दाईं तरफ मुड़ जाती है तो इनको जाना कहाँ पर है, इनको जाना है यहाँ न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र में, यानी पश्चिमी राजस्थान की ओर जाना है। तो ये जो हवाएं हैं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मानसूनी पवनें कहते हैं, क्योंकि ये मानसून के अनुसार चलती है, अर्थात ये मौसम के अनुसार चलती है, ऋतु के अनुसार चलती है और ये जल से स्थल की ओर चल रही है ये हवाएं। तो एक्चुअल में जब अपन लोग देखेंगे तो ये जो भाग है वो कौन सा हुआ, दक्षिणी भाग हुआ, और ये जो भाग है वो कौन सा हुआ, पश्चिमी भाग हुआ। तो जैसे ही भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो उस समय ये जो हवाएं हैं उनकी दिशा किस तरफ हो गई है, दक्षिण और पश्चिम की ओर। किस तरफ हो गई है, दक्षिण और पश्चिम की ओर। तो इन हवाओं को अपन लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ये मानसूनी पवनें अपने साथ में क्या लेकर के जा रही है, आर्द्रता की मात्रा लेकर के जा रही है। क्या लेकर के जा रही है, आर्द्रता। क्यों, क्योंकि जल से उत्पन्न हो रही है और जल से उत्पन्न हो रही है तो अपने साथ जल लेकर के जाएंगी और जिसमें जल की मात्रा होगी, नमी की मात्रा होगी, उसको क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। तो ये हवाएं आर्द्रता लेकर के जा रही हैं। तो ये जो हवाएं हैं उसको अपन लोग क्या कहेंगे, इनको अपन लोग कहेंगे दक्षिणी, क्योंकि दक्षिण से आ रही है, पश्चिमी क्योंकि पश्चिम से आ रही है और दोनों के बीच में से आ रही है तो इसको हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी। और क्योंकि जल से आ रही है तो आर्द्रता लेकर के आ रही है तो दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र। और ये हवाएं 6 महीने तक चलेंगी जल से थल की ओर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मानसूनी पवनें कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें। और ये जो दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें हैं ये कहाँ की ओर आ रही है, राजस्थान की ओर आ रही है दोस्तों, भारत की ओर आ रही है। और भारत की ओर आएंगी तो क्योंकि इसमें जल होगा तो वो भारत में क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। तो ये ऑब्वियसली राजस्थान में भी वर्षा करेंगी, ठीक है। तो इन पवनों से जो है राजस्थान में वर्षा होती है। अब यहाँ पर भारत की जो स्थिति है वो त्रिकोणात्मक स्थिति है और त्रिकोणात्मक स्थिति के कारण ये हवाएं 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें हैं इनकी शाखाएं हो जाती है। क्या हो जाती है, शाखाएं हो जाती हैं। और वो शाखाएं कितनी हो जाएंगी, 2 शाखाएं हो जाएंगी। कौन कौन सी शाखाएं हो जाएंगी, तो जो पवनें अरब सागर से होकर के भारत में आएंगी उसको तो अपन कहेंगे अरब सागरीय मानसूनी पवनें। क्या कहेंगे, अरब सागरीय मानसूनी पवनें कहेंगे हम लोग उनको, ठीक है, अरब सागरीय मानसूनी पवनें। और जो पवनें बंगाल की खाड़ी से होकर के भारत में आएंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये हो गई अरब सागरीय मानसूनी पवनों की शाखा, ठीक है। और ये हो गई आप लोगों के बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों की शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों की शाखा, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जब दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें भारत की ओर आती है तो भारत की स्थिति कैसी है, त्रिकोणात्मक स्थिति है। और इस त्रिकोणात्मक स्थिति के कारण वो हवाएं 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। जो हवाएं अरब सागर से होकर के भारत में आती है उसको तो अपन कहते हैं अरब सागरीय मानसून की शाखा, और जो शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर के भारत में आती है उसको अपन लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा। ये और ये दोनों शाखाएं जो हैं राजस्थान में आती है और राजस्थान में आकर के और फिर वर्षा करती है। और उनसे कितनी और किस प्रकार की वर्षा होती है उसका भी हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्थिति हुई आप लोगों के। तो इसमें जब प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली मानसूनी पवनें कौन सी हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें। कौन सी पवनें हैं, दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं शीत ऋतु की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग शीत ऋतु की यहां पर बात करने जा रहे हैं। अब जब हम लोग शीत ऋतु की स्थिति की यहाँ पर बात करते हैं तो वही स्थिति जब हम लोग यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये रहा हो गया आप लोगों के 0 डिग्री जिसको अपन लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ये रही हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको अपन लोग कहते हैं कर्क रेखा,
ये हो गई 23.5 डिग्री साउथ, जिसको अपन लोग कहते हैं मकर रेखा। तो ये है आपके भूमध्य रेखा, ठीक है, ये है आपके कर्क रेखा और ये है आपके मकर रेखा, और यहाँ पर जो है वो भारत की स्थिति है। अब हम लोग बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु में जो है वो सूर्य कहाँ पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और शीत ऋतु यानी कौन से महीने की बात चल रही है? दिसंबर। और ग्रीष्म ऋतु यानी वो कौन से महीने की बात थी? जून महीने की बात थी। तो दिसंबर महीने में सूर्य की किरणें यहाँ हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सीधी पड़ेंगी। सीधी पड़ेंगी तो यहाँ ताप क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और ताप जब अधिक हो जाएगा तो यहाँ वायुदाब कैसा हो जाएगा? तो यहाँ वायुदाब न्यून हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सूर्य की किरणें जो है वो यहाँ पे तिरछी पड़ेंगी। तिरछी पड़ेगी जब सूर्य की किरणें, तो यहाँ ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ताप कम हो जाएगा तो वायुदाब कैसा होगा? उच्च होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होगी। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, तथा जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब उच्च होगा। और वायुदाब में अंतर के कारण हवाओं की उत्पत्ति होगी, और वो हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलेंगी। तो अब यहाँ पे जब अपन लोग बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पे अगर अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ भारत के उत्तर में साइबेरियाई क्षेत्र आता है, और साइबेरिया जो है एक शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो वहां पर जो है शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में वायुदाब जो होता है वो उच्च हो जाता है, क्योंकि वहां का तापमान कम होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो हवाएं हैं वो आने लगती है, और वो हवाएं जब उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब अर्थात थल से जल की ओर चलती है, क्योंकि उनको न्यून वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर आना है। और जब हम यहाँ देखते हैं तो ये क्षेत्र कौन सा हुआ? उत्तर हुआ। ये क्षेत्र कौन सा हुआ? पूर्व हुआ। और यहाँ से होकर के ये हवाएं आती है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी हवाएं। क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी। और क्योंकि ये स्थल से आ रही है, और स्थल से आ रही है तो अपने साथ क्या लेकर के आ रही है? शुष्कता लेकर के आ रही है। तो उत्तरी पूर्वी शुष्क मानसूनी पवनें। किस प्रकार की पवनें हो गई है? उत्तरी पूर्वी शुष्क मानसूनी पवनें। और ये पवनें जब थल से जल की ओर आ रही है तो शुष्क है, और शुष्क है तो भारत में और राजस्थान में इन पवनों से वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी शुष्क जो पवनें हैं उनसे भारत और राजस्थान में वर्षा कम होती है अथवा न्यूनतम वर्षा होती है। तो ये हवाएं 6 महीने तक चलती है थल से जल की ओर, और जब थल से जल की ओर चलेंगी तो यहाँ वर्षा नहीं होगी, तथा अगले 6 महीने जब वो जल से थल की ओर चलेंगी, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, तो भारत में और राजस्थान में ये हवाएं वर्षा प्राप्त करेंगी। अब फिर हम लोग यहाँ से बात करते हैं राजस्थान में वर्षा की स्थिति को लेकर के हम लोग जो है वो बात करते हैं। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि राजस्थान में जो ये पवनें आ रही हैं तो इनसे क्या स्थिति या किस प्रकार से जो है वो ये राजस्थान में वर्षा करती है, उस चीज को जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जो है वो हमारा ये रहा राजस्थान है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान की स्थिति है। अब राजस्थान की स्थिति जैसा कि मैंने आपको कहा था ये भारत की त्रिकोणात्मक स्थिति है। तो यहाँ से जो पवनें आई वो कौन सी पवनें हैं? दक्षिणी, पश्चिमी, आर्द्र, मानसूनी पवनें, ठीक है। वर्षा ऋतु की बात चल रही है तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें हैं, ये मानसूनी पवनें यहाँ भारत की त्रिकोणात्मक स्थिति के कारण 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक शाखा तो कौन सी हो जाती है? अरब सागरीय मानसून की शाखा हो जाती है, अरब सागरीय शाखा। और दूसरी शाखा कौन सी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा हो जाएगी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएगी। तो अब यहां से जब अपन लोग देखेंगे तो जब ये अरब सागरीय मानसून की शाखा, तो ये दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें उनकी 2 शाखाएं हो गई, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा। तो ये जो अरब सागरीय मानसून की शाखाएं हैं ये फिर इसकी भी उप शाखाएं हो जाती है। और इसकी कितनी उप शाखाएं हो जाती है? 3 उप शाखाएं हो जाती है। कितनी उप शाखाएं हो जाती है? 3 उप शाखाएं हो जाती है। पहली उप शाखा जो है वो इधर जाती है, यानी कि आप लोग ये मान लीजिए पश्चिमी घाट की तरफ जाएगी। दूसरी जो उप शाखा है वो यहाँ खंभात की खाड़ी से होकर के और फिर यहाँ पे आप लोग विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से होकर के निकल जाएगी, तो दूसरी उप शाखा हो गई। और इसकी जो तीसरी उप शाखा है वो गुजरात से होकर के राजस्थान में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो राजस्थान में जो है वो अरब सागरीय मानसून की तीसरी उप शाखा आती है, और वो तीसरी उप शाखा जो है
वो राजस्थान में वर्षा करती है। ये जो उपशाखा है वो कहाँ से होकर के आ रही है? गुजरात से होकर के और फिर राजस्थान में प्रवेश कर रही है दोस्तों। और गुजरात से होकर के जब राजस्थान में प्रवेश कर रही है तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के प्रवेश करती है, और दक्षिणी भाग से होकर के प्रवेश करती है, इसलिए मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा जिले में सबसे पहले मानसून आता है, इसलिए राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अरब सागरीय मानसून की शाखा सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश कहां से होकर के करती है? तो बांसवाड़ा से होकर के करती है, ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन बंगाल की खाड़ी की शाखा की। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो फिर यहाँ पे आकर के उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसकी जो पहली उप शाखा है वो यहाँ गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से टकरा करके और निकल जाती है। राजस्थान से इसका कोई ज्यादा इसका महत्व नहीं है। इसकी जो दूसरी उपशाखा है वो पूरे उत्तर भारत को पार करते हुए जो है वो राजस्थान में आती है। ठीक है, और वो जब उपशाखा राजस्थान में आती है तो इससे राजस्थान में वर्षा प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की ये शाखा। और ये शाखा जो है वो राजस्थान में प्रवेश जो कर रही है वो कहाँ से कर रही है? हाड़ौती से कर रही है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा? हाड़ौती हो जाएगा। और अगर उसमें से भी जिला अगर पूछे तो कहाँ से होकर के प्रवेश करती है? झालावाड़ से होकर के प्रवेश करती है। तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी के मानसून की जो शाखा है वो क्योंकि ये पूर्व से होकर के और फिर राजस्थान में आती है, इसलिए बंगाल की खाड़ी की शाखा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? पूर्वैया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वैया, क्योंकि ये पूर्व की ओर से आती है और राजस्थान में वर्षा करती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनों से राजस्थान में और भारत में 90% से अधिक वर्षा होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान और भारत में 90% से अधिक वर्षा प्राप्त किससे होती है? कौन सी पवनें वर्षा करती हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें 90% से अधिक वर्षा करती हैं, तथा उनकी दो शाखाएं हो जाती है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा की तीसरी उपशाखा जो है वो राजस्थान में गुजरात से होकर के प्रवेश करती है, इसलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार अथवा अरब सागरीय मानसून की शाखा का प्रवेश द्वार कहते हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा जो कि पूर्व से होकर के राजस्थान में आती है तो इसलिए इसको पूर्वैया कहते हैं, तथा ये सबसे पहले हाड़ौती में से होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है, तो हाड़ौती को बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश द्वार अथवा झालावाड़ को उसका प्रवेश द्वार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अध्ययन करेंगे राजस्थान में वर्षा की स्थिति। धन्यवाद, शुभकामनाएं।